साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और आप देख रहे हैं अदिति त्यागी ऑफिशियल। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जिन्हें आप पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानते हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उनका हम रुख करेंगे, कई सवाल उनके लिए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट अपील करना चाहती हूँ कि अदिति त्यागी ऑफिशियल चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स में अदिति त्यागी ऑफिशियल को आप शेयर भी करें। तो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, नमस्कार, कैसे हैं? और बहुत बहुत नमस्कार शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया दोबारा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो डॉक्टर साहब, एक खबर आई पाकिस्तान से और खबर ये रही कि वहां पर गधों की संख्या बढ़ गई है। जी जी, देखिए गधों का तो पाकिस्तान में पहले जो है वो अनाज उगता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वीट एक्सपोर्ट करता था। 2022 में जब सैलाब आया है तो उसके बाद तो फिर यहाँ पे गेहूं वगैरह, कपास, इसकी फसलें ना होने के बराबर हैं, और अब पाकिस्तान वीट इंपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हो गया है। तो अब इनके पास एक्सपोर्ट के लिए जो है वो अब क्या करें, फिर इन्होंने अब बकायदा वहां पे गधों के फार्म्स बनाए हैं, जिनमें बकायदा गधों की अफजाइश नस्ल हो रही है। मिसाल के तौर पर 2020 में पाकिस्तान में टोटल जो है वो 50 लाख गधे थे। ये इदाद शुमार इनके अपने हैं। और पिछले साल जो है वो पाकिस्तान में गधों की जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, उसके नतीजे में 55 लाख गधे हो गए। और इस साल अब तक जो गधे हैं पाकिस्तान में, गधों की तादाद में हैरत अंगेज इजाफे के बाद अब ये तकरीबन 60 लाख जो है 5.8 मिलियन गधे जो है खैर से पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। और दुनिया में पाकिस्तान गधों की जो ये है प्रोडक्शन, इसमें तीसरे नंबर पे आ गया है। तो इस पे मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चलो किसी न किसी चीज में तो ये दुनिया में तीसरे नंबर पे आया, भले वो गधों की प्रोडक्शन ही क्यों ना हो। जी, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब ये कहा जा रहा है कि गधे जो है वो बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो गधे हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं, इन्हें चाइना भेजा जाता है जो कि गधों के लिहाज से नंबर 1 है। तो ये गधे और ये इकोनॉमी का जो कनेक्शन है डॉक्टर साहब, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए ना, पाकिस्तान में गधों का ही राज है और कुत्तों का भी राज है। और चाइना जो है वो गधों और कुत्तों दोनों में इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से इंपोर्ट करने में। अच्छा, जाहिर है इस पे आप हंस भी सकती हैं, आपके दर्शक भी हंसेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गधों की एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, और कुत्ते भी अब एक्सपोर्ट करेंगे वो। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अचानक आवारा कुत्ते गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाइना में कुत्ते का गोश्त खाया जाता है रेस्टोरेंट्स में। अब इसमें जो मुख्तलिफ जो फौज के एहलकार हैं, जैसे कोर कमांडर के नीचे जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उन्होंने कुछ जगहों पे ये खबर आई है कि उन्होंने बाकायदा ऑर्डर किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि वो जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ें और उनकी वैक्सीनेशन करें, और उसके बाद वो हेडक्वार्टर पहुंचाएं, जहां से फिर वो आगे एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना को। अब पाकिस्तान का हुकूमत का निज़ाम हो, इकोनॉमी का निज़ाम हो, तो वो जब गधे चलाएंगे, जब गधे ही ऊपर बैठे होंगे, तो जाहिर है फिर वो अपने लिए अच्छा सोचेंगे। तो वो गधे चला रहे हैं इकोनॉमी, तो उन्होंने अपने लिए सोचा है, और अपने ही जैसे गधे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं, फार्म खोले हैं भाई। यानी कि आप सोचें इस बात को कि कोई उन्होंने ऑर्गेनिक वेजिटेरियन फार्म नहीं खोले, गधों के फार्म खोले हुए हैं, और गधे ही हुकूमत चला रहे हैं। और कुत्ते जो है वो इस वक्त इमरान खान की पार्टी को नोच रहे हैं और चबा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो बेचारे बैठे हैं, कहते हैं मेरे पास तो अब
कुत्ते काटे की वैक्सीन भी खत्म हो गई है, तो मैं क्या करूं, वो तो अब फौज उनको नहीं छोड़ेगी। तो कुत्तों और गधों का राज है पाकिस्तान में, इसीलिए इकॉनमी जो है वो गधों की तरह ढीचू ढीचू चल रही है, और उसका कोई हाल नहीं है। जी मैं वही आपसे अगला सवाल यही पूछना चाह रही थी, क्या ये गधे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो इस वक्त लड़खड़ा रही है, कोई लोन देने को तैयार नहीं है, और नौबत यहाँ तक है कि बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज हैं, पाकिस्तान ने सब गिरवी रखे हुए हैं, तो ये जो गधे हैं या जिन कुत्तों की आप बात कर रहे हैं, ये गधे और कुत्ते पाकिस्तान की जो लड़खड़ाती इकोनॉमी है, या फिर मैं ये कहूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो इस वक्त डूबती हुई दिखाई देती इकोनॉमी है, ये गधे उस इकोनॉमी को कितना सहारा दे पाएंगे? देखिए, इस वक्त जरूरत ये है कि जो गधे इस वक्त विराजमान हैं इक्तदार के सिंहासन पे, वो गधे जो है उन्होंने मईशत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक गधा था और उसका मालिक उसके ऊपर रोज नमक की कान से नमक लाद देता था बहुत ज्यादा, और फिर वो लेके जाता था उसको वापस अपने घर। तो रास्ते में दरिया आता था, तो गधा बड़ा परेशान था, दरिया क्रॉस करता था। तो एक दिन वो गधा पानी में लड़खड़ा के गिर गया, तो वो नमक जो था वो दरिया के पानी में घुल गया और वो बह गया। तो गधा खड़ा हुआ तो बड़ा लाइट फील किया उसने, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। अब वो रोज यही करे, वो जब दरिया में उतरे तो वो दरिया में बैठ जाए और वो नमक घुल जाए। तो पाकिस्तान के जो ये गधे हैं, हुकूमत जो कर रहे हैं ये गधे, इन्होंने यही किया है कि जब वक्त आया कुर्बानी देने का, बोझ उठाने का, तो ये आईएमएफ के दरिया में जाके बैठ गए, और वो जो नमक था वो सारा वो बह गया। और वो बहा किस सिमत में, वो आप देख ले कि बाजवा साहब 12 अरब रुपया लेके किस तरफ अपना नमक लेके चले गए, और बाकी जो जर्नैल हैं इनके, वो कहाँ पे उनके मकानात हैं या उनकी रैंचेस हैं, आइलैंड्स हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। मतलब है कि आप बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकती कि ये जो इनका मुल्क से बाहर का जो रहन सहन है वो किस नोयत का है, आप तसव्वुर नहीं कर सकती। मतलब है यहाँ के सदर और यहाँ के जो वजीर आजम होते हैं गैर मुल्कों के, जिन मुल्कों में जाके रहते हैं, उनसे ज्यादा ये इनके घरों में आसाइशें और अय्याशी के सामान होते हैं। तो ये गधे बड़े महंगे पड़े हैं पाकिस्तान को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। 75 साल से गधों की सरकारें चल रही हैं, और वो गधों ने जो है पाकिस्तान के अवाम जो है उसको बड़ा धोखा दिया है। और अवाम सोच रहे हैं कि ये गधे हमने पाले हुए हैं तो ये बोझ उठाएंगे, मईशत का कुछ करेंगे। लेकिन आप सुन, जिस पहले तो जर्नैल और बड़े बड़े सरमायादार मुल्क से जा रहे थे, अब गधों ने भी शायद इसी में अपनी आफियत समझी है कि चलो चलते हो तो चीन को चलिए, कहते हैं कि बहाना है। तो अब ये भी जो है गधे भी अब चाइना जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बड़े गधों में बड़ी, आपको मैं बताऊं, गधों में बड़ी सेलिब्रेटरी मूड है इस वक्त। वो कहते हैं चाइना जाएंगे हम, हमारा वीजा लगेगा। मतलब है आप देखें ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, वहां तो खाने को चारा नहीं है गधों के पास। तो गधे बहुत विलिंगली जा रहे हैं चाइना और बड़े खुश हैं, और दबादब बच्चे पैदा कर रहे हैं गधी में से, और छोटे छोटे गधे पैदा हो रहे हैं फार्म्स में। और वो जो पैदा होते हैं तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं, हमारा वीजा लग गया, हम चाइना जा रहे हैं भाई। तो वो गरीब अवाम जाए ना जाए, पाकिस्तानी गधों को कम से कम चाइना में हो सकता है कि चारा तो मिल जाएगा। तो इसलिए वो बड़े खुश हैं, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, ये गधों के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हाउस होल्ड है वहां पे, जो सरकार है वो कह रही है लोगों से कि बड़ी संख्या में आप गधे पालिए, और जो आवाम है वो भी बड़ी संख्या में इस काम को कर रही है। तो ये गधा डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने का ये नोबेल आइडिया किसका रहा? नहीं, ये गधा गधा का नहीं है, ये गधा गधा कुत्ता इकॉनमी, क्योंकि कुत्ते भी तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना। मैंने बताया आपको, सड़कों से उठा उठा के और कर रहे हैं, तो और उसके अलावा कुत्तों और भी के। कैटल है। जी, हाँ, वो तो नहीं, उसके अलावा कैटल और भी कुटल नहीं जा रही, कैटल इतना बेचारे नहीं है, कैटल राजधानी नहीं है ऐसी। इनके पास। इनकी कैटल नहीं है, कैटल वैटल का कोई मसला नहीं है। ये उस बड़े पैमाने पे जो डेयरी फार्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मास
پروڈکشن کریں ایگریکلچر پروڈکٹ کی، جیسے دودھ ہے، چیز ہے، یوگرٹ ہے اور چیزیں، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ پروسیس والی چیز نہیں کر سکتے. یہ جو ہے گدے جلدی پروڈیوس ہوتے ہیں. کتا جو ہے، کتیا جو ہے وہ میرے خیال ہے سال میں 3 دفعہ لیٹر دیتی ہے، بچے دیتی ہے، تو وہ یہ پروڈکشن زیادہ ہے اور اس میں کچھ لگتا بھی نہیں ہے. تو یہ زیادہ منافع بخش ہے. اور اس سے کم از کم یہ ہے، اس سے یہ تو ہونے والا نہیں ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے یا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے، وہ تو خیر نہیں ہوگا. لیکن اس سے یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو گدے ہیں ان کا کچن چلتا رہے گا، یعنی وہاں پہ راشن کے لیے کھانا پینا یہ چلتا رہے. اب جہاں تک تعلق ہے چائنا کا، تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اس وقت لوگ گدے پال رہے ہیں، پرائیویٹلی بھی پال رہے ہیں. جیسے میں گیا ہوں، میں ایک گدھا اور ایک گدھی لے آیا ہوں، تو میں نے وہ پال لیا چھوٹے. اب وہ میں اس میں سے بچے پیدا کرنے کا سوچ رہا ہوں. مطلب لوگ اب گدھے پال رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی آئی ٹی کا کچھ سسٹم لگاتے یا کوئی انڈسٹری لگائیں. لوگ گدھے پال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گدھے ہی اوپر بیٹھے ہیں. تو گدھوں نے گدھا کنٹری اور گدھا اکانومی، اب تو آپ دیکھتے جائیں گدھا پالیٹکس. اور یہ گدھوں کا جو مشورہ ہے یہ تو عمران خان صاحب کا ہے، اور بڑے وہ سمجھدار ہیں. ان کا بڑا ویژن تھا. ان کا ویژن شروع ہوا مرغی سے. انہوں نے کہا کہ بھئی گاؤں میں ہم انڈے دیں گے، انڈوں میں سے آپ مرغیاں نکالیں، اور گاؤں میں جو ہے وہ پولٹری فارم ایک دن آپ کا بن جائے گا. وہ مجھے یاد ہے شیخ چلی تھا، وہ ایک ٹوکرا لے کے جا رہا تھا، 6 انڈے اس نے خریدے، وہ چاہ رہا تھا گھر، تو سوچ رہا تھا، کہتا 6 میں سے میں نکالوں گا 12 میں سے نکالوں گا 64 میں سے نکالوں گا 200. ایسا کرتے کرتے اس نے وہ ملینئر بن گیا. تو چلتے چلتے اس کا پاؤں ایسے ٹکرایا تو وہ ٹوکرا گر گیا. تو کہنے لگے وہ تمہارا جو ہے وہ جوتی نے شکایت کی، چپل نے، شیخ سعد چلی سے. اس نے کہا کہ یہ مجھے میری جوتی کا سول ٹوٹ گیا. اس نے کہا کہ تجھے اپنی جوتی کی پڑی ہے، میرا ادھر لاکھوں کا بزنس تباہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے مرغی سے شروع کیا، پھر انہوں نے کہا گائے، پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ ویژن آج جو ہے پھر گدوں پہ آگے. وہ تو بہت اچھی ویژن انہوں نے دی ہے، اور آج وہ بیٹھے ہیں، اور جس طرح وہ باقی گدوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ چائنا جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی جانے دو، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے سیف پیسج دو، میں جاؤں. تو وہ بھی ایک گدھے کی شکل میں ہے. وہ گدھوں سے جیلس ہو گئے ہیں بہت زیادہ. مجھے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب گدھوں کی جو یہ ڈیمانڈ میں اضافہ، اور جو وہ جا رہے ہیں کنٹینرز جو شپ ہوتے ہیں اس پہ چائنا، تو انہوں نے کہا بھئی میں نے یہ آئیڈیا دیا اور مجھے آپ جانے نہیں دے رہے باہر، اور ان کو آپ باہر بھیج رہے ہیں سب گدھوں کو. یہ کہانی. تو آپ نے بھی جنرل باجوہ کا ذکر کیا تھا، جنرلز کا ذکر کیا تھا، پاکستانی جنرلز کا. انہیں جو گالیاں پڑی پیرس کی سڑکوں پر، وہ اپنے کیا آپ میں کوئی مطلب گالی نہیں پڑی؟ کون سی گالی پڑی؟ پیرس میں جو ویڈیو سامنے آیا جنرل باجوہ کا، جب ایک افغانی نے ہاں، آ گالی کر کہاں؟ گالی کیا انہیں ہوتی ہے؟ ہیوملیٹ کیا. نہیں 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 نہیں، یہ دیکھیں میری بات سنیں. جو گالیاں انہوں نے دی وہ آپ نے سنی ہے، 2 گالیاں دی تھی نا، ٹھیک ہے نا، 2. میں وہ تو دہرا نہیں سکتا، لیکن آپ نے بھی سنی ہوگی 2 گالیاں دی تھی. اب بات یہ گالی کیا ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کی صفت بیان کرنا، ایڈجیکٹو کے طور پر آپ کی صفت بیان کرنا. جیسے میں کہوں کہ ادیتی جو ہے از اے فیبولس پرسن، تو فیبولس واہ، آپ کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. لیکن اگر آپ انتہائی بری ہوں اور میرے ساتھ آپ جو ہے وہ انتہائی غلط رویہ اختیار کریں، اور میں کہوں ادیتی از اے فیبولس پرسن، تو وہ گالی بن جاتا ہے. وہ میں نے طنز کیا ہے. اس نے تو جو لفظ استعمال کیے 2 لفظ، وہ تو اس نے باجوہ صاحب کی اور اس فوج کے جنرلوں کی صفت کے طور پر بیان کیا. اس نے تو تعریف کی کہ آپ یہ ہیں اور یہ ہیں، تو گالی تو نہیں اس کو میں کہتا. اس نے تو تعریف کی، اس نے کہا جنرل صاحب آپ یہ ہیں. یہ بات. لیکن یہ اپنے آپ میں جو ہوا ہے اس طرح کا ہیوملیشن،
मैदान जंग में होता था पाकिस्तानी फौज का, और कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जिसने कोई जंग जीती नहीं और घर में कोई चुनाव हारा नहीं, ये बेगैरत फौज है, उसकी आप क्यों भूल जाती हैं भाई? आप क्यों अपने शो का भी टाइम जाया करती हैं इस बात में? ये बेगैरत फौज है। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, आज मेरे ख्याल है ये मिसालों पे ही चलेगा प्रोग्राम। एक आदमी की पीठ पे पेड़ निकल आया, लोगों ने कहा तेरी पीठ पे पेड़ निकल आया, कहता कोई बात नहीं, छांव देगा। ये वो बेगैरत लोग हैं कि इनको गाली पड़े तो ये खुश होते हैं, हमें मुझे पहचाना भाई इसने, मुझे पहचान लिया, मैं पॉपुलर हूँ। ये क्या है? इनकी कोई ना इज्जत है ना जिस शख्स के को अपनी खुददारी या इज्जत का ख्याल होता है वो करता है जो ये पाकिस्तान के जर्नैल करते हैं। इसीलिए मैं पाकिस्तान के जर्नैलों को, हो सकता है आप ये बीच में से एडिट कर दें, मैं सियासतदानों को गधा और फौजी जर्नैलों को कुत्ता कहता हूं, क्योंकि कुत्ते काटते हैं, इनके हाथ में बंदूक है, ये मारते हैं, ये रेप करते हैं मर्दों। आपने आज तक ये सुना, हमने सुना कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने महिलाओं के साथ बदकारी की? मैं तो वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता। हम ये सुना, लेकिन आपने आज तक ये सुना कभी कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये मर्दों को रेप कर रही है? आज तो ये मर्दों को रेप कर रहे हैं। ये पीटीआई के मर्दों को क्यों ये बाहर आते कहते हैं पीटीआई छोड़ दी, पीटीआई छोड़ दी मैंने, क्योंकि इनका बलात्कार कर रहे हैं वो अंदर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इनके कपड़े उतार के इनकी वीडियोस बना रहे हैं, इनके साथ वो कर किया है पाकिस्तान फौज ने, यानी कि इखलाकी तौर पर बिल्कुल ही नीचे आ गई, खत्म हो गई। तो ये बेगैरत फौज है, ये पाकिस्तानी फौज के जर्नैल कुत्ते हैं, और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, ये गधे हैं। और ऐसे और गधे हमें चाहिए पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान का जो अंतिम संस्कार होना है वो जल्दी हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे की दहलीज पार करने से पहले पहले मैं अपनी आंखों से ये जो है देख लूं, इस मसनूई पार्टीशन का अंजाम देख लूं मैं। जी। ये आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अंतिम संस्कार, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन बीते दिनों में हमने कई बार ये बात सुनी है कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा पीओके भारत का है, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का है, तो पाकिस्तान के टूटने की बात बार बार की जा रही है। ये जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान में, क्या आपको लगता है कि वो जो डिसइंटीग्रेशन की बात की जा रही थी, मौजूदा हालात ने, जो खराब हालात हैं, उन्होंने उस डिसइंटीग्रेशन के रास्ते भी खोले? पाकिस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन है वो तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जाके ढाका यूनिवर्सिटी में ये खिताब किया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में खिताब करके कहा कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू। और वहीं पे उनके खिलाफ नारे लग गए कि आमर बंगला सोनार बंगला, कि हमारी खूबसूरत लैंग्वेज बंगला जो है, हम ज्यादा है तादाद में, हमारी जुबान नेशनल लैंग्वेज होगी। बजाय कॉमन सेंस इस्तेमाल करते कहते 3-4 लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज कर दो, बंगाल में बंगाली और उर्दू और इंग्लिश को कर दो, पंजाब में पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू, ऐसे करके सारों को राजी रखते। लेकिन ये तो कॉलोनियल, देखिए जो किसी कॉलोनी के अप्रेशन में रहता है, जब वो आजाद होता है ना उसका हुक्मरान तबका, तो वो अपने कॉलोनियल मास्टर को आजादी के बाद कॉपी करता है अपने लोगों के ऊपर, वो उसी माइंडसेट से जो है हुक्मरानी करता है। आप पढ़े साइकोलॉजी ऑफ द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, आप पढ़े फ्रांसिस फैनन की किताब, जो उसने अल्जीरियस का जो एनालिसिस किया, अल्जीरियन रेवोल्यूशन का, और अल्जीरिया की साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस थी अप्रेसर की और अप्रेस्ड की, वो साइकोलॉजिस्ट था वहां पे, फ्रेंच लीजन के साथ गया था, वो बड़े डिटेल में उसने इन चीजों को किया है। तो ये पाकिस्तान का जो आप कह रही हैं ये ब्रेकेज तो उस दिन शुरू हो गया, अब 25 साल में वो टूट गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, असल पाकिस्तान तो ईस्ट पाकिस्तान था, ये तो छोटे छोटे इलाके हैं जो इकट्ठे करके तो एक
ویسٹ پاکستان بنا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 22 اکتوبر کا جو حملہ ہوا 1947 کا، اس کے بعد جو قبضہ کیا انہوں نے، تو پہلی دفعہ یہ فوج جو ہے، جنرل اکبر وغیرہ، فیض احمد فیض، یہ لوگ کیوں جیل میں گئے، ان کو کیوں گرفتار کیا لیاقت علی خان نے؟ وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے پاکستان سے فوج سے کہا تھا کہ ہم سری نگر سے 4 میل رہ گئے، ہمیں اب آرمڈ کارز چاہیے فوری طور پر. تو وہ آرمڈ کارز انہوں نے نہیں بھیجی، سیز فائر ہو گیا، انہوں نے سیز فائر لیاقت علی خان وغیرہ نے ایکسپٹ کر لی. تو جو آرمی تھی اس نے اس کا بہت برا منایا، اور آرمی نے ان کلیبریشن ود لیفٹ ونگ، میاں افتخار الدین، فیض احمد فیض اور فوج کے کچھ کرنل تھے، مل کے انہوں نے کو پلان کیا. تو فوج نے کو جو پلان کیا، تو پہلی دفعہ سول لیاقت علی خان پرائم منسٹر کی گورنمنٹ اور آرمی کے درمیان پہلی دفعہ وہاں ٹکراؤ پیدا ہوا، جس کا پھر شاخسانہ جا کے نکلا ایوب خان کے پہلے مارشل لا کی شکل میں. تو پاکستان کسی ایک دور میں بھی ایسی تصویر نہیں پیش کی اس نے جہاں یہ لگاؤ کہ یہ کوہیسو اسٹیبل نیشن کے طور پر سروائیو کیا. اس نے 6 مہینے کے لیے بھی نہیں کیا. ایوب خان نے 10 سال کیسے چلایا پاکستان؟ تمام جو زبانیں اور تمام جو آئیڈینٹیٹیز تھیں، پنجاب، سندھ، بنگال وغیرہ، یہ سب پشتون ختم کر کے 1 یونٹ کیا. 1 یونٹ. اس نے کہا یہ دس از 1 یونٹ فار پاکستان اور ایوری بڈی از پاکستانی. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا اس کا نتیجے میں کتنے بڑے رائٹس ہوئے. 71 کے 70 کے بنگلہ دیش بن گیا. ادھر بھٹو کو لانا پڑا. لوگ کہتے ہیں جی بھٹو پہلا منتخب وزیر اعظم تھا ویسٹ پاکستان کا. بابا کدھر سے تھا؟ بھٹو کو خود فوج لے کے آئی، بھٹو کے پاؤں پکڑ کے لائی اس کو جنیوا سے کہ یار آ کے آپ بنو ادھر پرائم منسٹر. ہمارا 90,000 فوجی، 93,000 فوجی انڈیا میں پڑا ہے، نکال کے لاؤ کسی طریقے سے، ہمیں بچاؤ. بھٹو تو اس ریولیوشن کو ویسٹ پاکستان میں روکنے کے لیے لایا گیا تھا، اپنے ریٹورک سے، اپنے پاپولزم سے، کھوکھلے نعرے اور کھوکھلی باتیں، ماؤ کی کیپ اس زمانے میں پہن کے وہ جلسے کرتا تھا. 93,000 قیدی لایا، شملہ معاہدہ کیا، کشمیر کے مسئلے کو اور زیادہ الجھا دیا، بجائے وہاں کشمیر دے کے آتا کہ یہ مسئلہ ہم ونس اینڈ فار آل سالو کرتے ہیں. Why? Because he was being dictated by the Pakistan military. اور ذرا سی اس نے ہینکی پینکی کی کوشش کی، اس کو ٹانگ دیا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹوٹنے کے اسباب بھی ساتھ ہی پیدا ہوئے. اب وہ میچور ہو گئے. اب یہ کب ٹوٹتا ہے، یعنی بلوچ کب اپنا آزاد ریاست بناتے ہیں، ہم لوگ کتنی جلدی واپس بھارت ماتا میں شامل ہوتے ہیں، یہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جس کے اوپر اس کا انحصار ہے. وہ پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ وہ اکنامک، سوشل، ریجنل، انٹرنیشنل فیکٹرز کیا ہیں جو یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ، مجھے تو اپنے سے ہے، اپنی قوم سے، کہ ہم لوگ کب بھارت ماتا میں شامل ہوں گے. یہ میرا ایک مشن بھی ہے اور ایم بھی ہے، اور یہی میں اسی پہ میں کام بھی کرتا ہوں. چلیے ایسا جلد ہوگا کیونکہ بھارت سرکار بار بار اس بات کو دہرا رہی ہے کہ بھائی پاکستان وہ سے 2 بھیجے نہیں ہیں، وہ 2 بھیجے نا ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے کراچی کے میری ٹائم بارڈر تک ابھی انڈیا نے بھیجے تو ہیں. چلیے اس امید کے ساتھ کہ جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ جلد پوری ہوگی. اور بھارت اس بات کو بار بار دہراتا رہا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ پورا کا پورا بھارت کا ہے، اور وہ پاکستان کو بار بار یہ کہہ رہا ہے، چتا بھی رہا ہے کہ وہ گلگت بالٹستان اور جو اس کے قبضے والا کشمیر ہے اسے فوراً اپنے اویدھ قبضے سے مکت کرے. ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور یہ انسائٹس ہمارے ساتھ آپ کا شیئر بہت کیے. تھینک شکریہ. یو سو مچ. کافی ہیومرس یہ رہا، اور مجھے امید ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ مسکرائے گا ضرور. تھینک یو.